चलो देखो, जो कुछ भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था उस वीडियो का ही पार्ट हम यहाँ से फिर से शुरू कर रहे हैं एक बार, और ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को दोबारा से हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें छुटी थी, वो एनसीईआरटी बेस्ड था, और यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग बातें भी होंगी, उनके ऊपर ध्यान देते हुए काम करेंगे। सबसे पहले आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पता है। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले 5 हार्मोन्स हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, जिसमें से 3 जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन्हें प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर कहते हैं, और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। आइए इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा और डिटेल में करते हैं। सबसे पहली बात तो ऑक्सिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ऑक्सिन का प्रोडक्शन एपिकल मेरिस्टेम में होगा, बर्ड्स में होगा, यंग लीव्स में होगा, या कुछ अदर एक्टिव यंग पार्ट में होगा। ठीक है। एट अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन नॉर्मली स्टिमुलेट द एनलार्जमेंट ऑफ सेल बाय इंक्रीजिंग द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये ऑक्सिन का ही काम है, वो इंक्रीज करा देगा प्लास्टिसिटी को। अब बात आती है मूवमेंट की। ऑक्सिन मूव कैसे करता है प्लांट के अंदर? तो ऑक्सिन जो मूव करता है फ्रॉम सेल where they originate require the expenditure of energy। so expenditure of energy चाहिए होती है in the form of ATP molecules, और वो मूव करता है यूनिडायरेक्शनली। ये यूनिडायरेक्शनली करता है, यानी कि अगर कहीं बना है तो वहां से नीचे आएगा, या नीचे बना है तो ऊपर जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? प्लास्टिसिटी हमने आपको बताया था, मौसम के हिसाब से अपने शेप्स को बदल लेना। जैसे कि उस पत्तियों को देखा था आपने, टेरेस्ट्रियल एरिया में जो पत्तियां थी वो बाकायदा ब्रॉड थी और वो स्पाइनी हो गई थी जब वो वाटर में आया था। ठीक है, बटर कप में आपने देखा था। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है मूवमेंट। ऑक्सिन जो है स्टेम में ऑक्सिन मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, बेसिपिटल। और रूट में ऑक्सिन मूव करता है नीचे से ऊपर की तरफ, एक्रोपिटल। ठीक है, एक्रोपिटल ऊपर की तरफ। तो द बेसिपिटल मूवमेंट दैट इज कंपैरेटिवली प्रीडोमिनेंट, ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है वो मूवमेंट प्रीडोमिनेट करता है, यानी ज्यादा रहता है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज ऑलवेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलेगा, यानी कहीं ज्यादा कंसंट्रेशन है वो कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ऑक्सिन का मूवमेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही तो नहीं लिंक्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लिंक कर सकते हो उसको, क्योंकि सेल यहाँ डिवाइड कर रही हैं, इलोंगेट बेसिकली यहाँ पे इलोंगेशन से लिया जाएगा कि जहाँ इलोंगेट कर रही है, मैच्योरेशन वाली जहाँ पे है वहां से ऊपर से बनती है फिर नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से नीचे, और यहाँ पे नीचे से बन रही है, ऊपर जा रही है रूट में। देखिए ऐसे समझिए बेटा, देखिए ये प्लांट पड़ा हुआ है, इसमें ये रूट है, तो रूट में जो होता है ऑक्सिन नीचे बनेगा और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और स्टेम, अगर ये पार्ट स्टेम है तो स्टेम में ऊपर से बनेगा नीचे की तरफ जाएगा, जहाँ बनेगा उसके अपोजिट जाएगा। यस, ठीक है। ओके सर। अब बात करते हैं आगे की कि कॉमन ऑक्सिन कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए ऑक्सिन 4 तरीके के यहाँ पे दिए हुए हैं: इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये तो आपको 4 मिले हुए एनसीईआरटी के नाम। इसके अलावा कुछ नाम और भी दिए हुए हैं, आप उन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, और वो जो नाम है वो क्या है, आइए उनको भी देखते हैं। ऑक्सिन के नाम देखिए, यहाँ पे कहाँ चला गया, ऊपर आ गया। ये ऑक्सिन के आपके नाम है कुछ दिए हुए, इसमें सिंथेटिक और नेचुरल दोनों तरीके के ऑक्सिन यहाँ दिखाए, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, 4-क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, नेचुरली अकरिंग। ये कौन से हो गए? ये नेचुरली अकरिंग। जबकि नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D जिसे कहते हैं, 2,4 मिथाइल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब ये वाला पकड़िए, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसे 2,4,5-T कहते हैं। ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। ठीक, एक क्वेश्चन यहां आया हुआ है, टीजीटी में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, पूछा एजेंट ऑरेंज इज अ हर्बिसाइड। देखिए हमने आपको बताया था 2,4-D हम हर्बिसाइड की तरह यूज करते हैं, वीडीसाइड्स की तरह, और ये डाइकॉट वीड्स को खत्म करती है, बताया था 2,4-D। लेकिन यहां आ गया एजेंट ऑरेंज, ये एक हर्बिसाइड की तरह है। ये कैसे बनता है? ये ऑक्सिन है, ये साइटोकाइनिन है, ये जिब्रेलिन है, या ये कोई पिगमेंट है?
तो आपको बता दें कि ये एक ऑक्सिन है और ये मिक्सचर है किसका, इक्वल अमाउंट ऑफ 2 हर्बिसाइड 2,4,5-T और 2,4-D को इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एजेंट ऑरेंज बन जाएगा। क्लियर, सीधा एक क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को उठा के सीधा रट्टा मार लीजिए। क्वेश्चन कभी अगर पूछ लिया गया एजेंट ऑरेंज क्या है तो आपको पता होना चाहिए ये हर्बिसाइड है। ये किन से बना हुआ है, ये 2,4-D और 2,4,5-T से मिलके बना। ठीक है, अब रोल की बात करते हैं, ऑक्सिन का रोल क्या क्या है, तेजी से बात करेंगे क्योंकि ये आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। एनसीईआरटी जब पढ़ाई थी तो हमने ये रोल आपको पहले भी बताए। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में है। सबसे पहला काम है फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म आपको पता है कि लाइट की तरफ और ग्रेविटी की तरफ, यानी रूट्स के लिए ये जियोट्रॉपिज्म शो करेगा और शूट में ये फोटोट्रॉपिज्म शो कराएगा। ठीक है, दूसरी फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म आपको पता है। ठीक, अब बात आती है एपिकल डोमिनेंस की। तो आपको ये भी बता चुके हैं कि प्लांट्स में जो एपिकल बड होती है वो इनकी लेटरल बड के ऊपर डोमिनेंसी शो करती है। ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ को रोकेगी और एपिकल ग्रोथ को बढ़ाएगी, तो प्लांट लंबाई में बढ़ेगा और लेटरल साइड में कम होगा। इसीलिए आपको बताया था कि गार्डनर्स जो है वो ऊपर की तरफ से अगर हेज फॉर्मेशन करना है, साइटोकाइनिन उसको हाँ, इसका ऑपोजिट कर देंगे साइटोकाइनिन में। अगर हेज फॉर्मेशन करना है तो उसे ऊपर से काट देता है, तभी वो हेज फॉर्मेशन होता है, ये भी बताया था। ये बातें यहाँ हो गई। हम एपिकल डोमिनेंस के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, आप इसमें लिखा हुआ चाहिएगा, पढ़ना अगर तो पढ़ लीजिएगा, हम बता नहीं रहे। आता है कंट्रोल ऑफ एब्सेशन। एब्सेशन आपको बताया हमने। एब्सेशन का मतलब होता है कि आपकी जो पत्तियां हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं और इन पत्तियों को अंदर से ये मिडरिब में जा रहा है न्यूट्रिएंट। यहाँ एक एब्सेशन लेयर बन जाती है एब्सिसिक एसिड की वजह से, वो न्यूट्रिएंट्स जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से इसमें एब्सेशन हो जाएगा, ये टूट जाएंगे, पतझड़ आ जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है, एब्सेशन को कम कर रहा है। In some plants, seedling leaves, flower, fruits take place due to the formation of separate layer. आपको बता दिया। If dilute solution of oxygen is sprayed upon the plants, fruit fall may be delayed. समझ में आ गई बात या नहीं? यानी उसमें मिला के घोल जो डालते हैं, जो दवाएं डाल रहे हैं, आपने अब पता चल रहा होगा पेड़ों पर जो छिड़काव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो यही दवाएं हैं, वो सिंथेटिक ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे आते हैं। नुकसान भी देते होंगे बिल्कुल। वीड कंट्रोल, आगे आते हैं। वीड कंट्रोल आपको पता ही है, अभी बताया आपको 2,4-D जो है वो एक हर्बिसाइड है और ये रिमूव कर देगी डाइकॉट वीड को। मोनोकॉट की फसल लगी थी, उसमें डाइकॉट प्लांट आ गया, अनवांटेड प्लांट, उनको हटाना था, 2,4-D मारो, खत्म करो। रूट डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम कटिंग, हमने आपको बताया था कि आपके जो रोज होता है और बगनवेलिया होता है, रोज और बगनवेलिया में क्या होता है, इसको इसमें कलम लगाई जाती है। कलम जब लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें नीचे हमें रूट निकालना पड़ेंगी। रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसे हटाया और उसे हमने डिप कर लिया किसमें, ऑक्सीजन में, तो ये रूट जल्दी निकाल देगा। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसे फ्रूट्स कैसे होंगे, सीडलेस होते हैं। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी भी कराएगा। एक टोमेटो। कंट्रोल ऑफ लॉजिंग। लॉजिंग क्या होती है, देखिए क्या होता है कि जब कभी बारिश वगैरह हो जाती है तो ये भीग जाता है प्लांट, और भीगने पे क्या होता है, इसका जो फ्लावर होता है, इन्फ्लोरेसेंस, ये बेंड करके पानी में ही गिर जाएगा, ऐसे गिर जाता है। तो जब हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर देते हैं तो ये सीधा हो जाता है, थोड़ा सा इसमें स्टिफनेस आ जाती है, टर्जिडिटी बढ़ जाती है, वही चीज है। इन सब प्लांट्स व्हेन क्रॉप राइप, क्रॉप जब फसल जो है वो राइप, देयर इज अ हैवी रेन, अगर ज्यादा बारिश हो गई है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, तो क्या करेगा, प्लांट बेंड कर जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ईयर यानी इन्फ्लोरेसेंस गेट सबमर्ज, पानी में ही सबमर्ज हो जाएंगे, है ना, और डीके हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज स्प्रेड अपॉन द यंग प्लांट, नए प्लांट के ऊपर अगर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन स्प्रे कर दिया है तो क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, स्टेम बिकम स्ट्रॉन्गर एंड एप्लीकेशन ऑफ, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं, ये कंट्रोल करेगा। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बारे में हमने बताया था, पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग कराता है। याद रखिए, एनएस सटाइवस में ऑक्सीजन जो है वो इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग, जबकि पाइनएप्पल में नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो है वो फ्लावरिंग को बढ़ाएगा। आपको नैप्थलीन एसिटिक एसिड लिखना है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग करा रहा था, एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन कौन कराता है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, होता है ना, यही होता है। हाँ, तो फिर वो उधर लिख गया है, यहाँ ऐसे इसको लिखना पड़ेगा, ये ऐसे एनेसेटाइवस, ठीक है।
डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करेगा। एक्सपेरिमेंट में इंटैक्ट प्लांट आल्सो टिश्यू कल्चर हैव शोन दैट डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम फ्लोएम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कंट्रोल में, ये पॉइंट वहां नहीं था एनसीईआरटी में, इसको लिख लीजिएगा। सेक्स एक्सप्रेशन हमने आपको बताया है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये फीमेल फ्लावर को जो है कॉज करता है। दस ऑक्सीजन कॉज फीमेलनेस इन प्लांट, याद रखिएगा। ये कुकर बिट्स में फीमेल फ्लावर को बढ़ाएगा। मेज में मेल इन्फ्लोरेसेंस था, उसमें अगर इसका छिड़काव कर देंगे तो फीमेल फ्लावर भी आ जाएंगे बीच में, तो ये फीमेलनेस को बढ़ाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? ये लिख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा था, इसको आप लिख लेंगे। ठीक, ऑक्सीजन का काम पूरा खत्म। yes, आते हैं जिब्रेलिन के ऊपर। इन्हें फुबुकी ने कहा था, जिब्रेला फुबु हैं? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। ई कुरोसावा थे, ठीक है, उन्होंने इसको निकाला था किससे? जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। और ये कौन सी डिजीज कर रहा था? फुली सीडलिंग या बैगेने डिजीज, ठीक है। यबूटा हयाशी और उनके साथी टोक्यो में उन्होंने एक्टिव सब्सटेंस निकाला जिसका नाम रखा जिब्रेलिन ए, ठीक है। तो वो जो GA था वो GA3 था पहला जिसे हमने डिस्कवर किया है। अब तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ 100 है और इस बुक में यहाँ 125 दे दिए, एनसीईआरटी में 100 है, ठीक है। मोर देन 100 जिब्रेलिन एसिड जो है वो अब तक ढूंढे जा चुके हैं, और जो पहला है वो ये, ठीक है। समझ में आ गई बातें? नहीं, आगे आते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तेजी से क्योंकि हम इससे पहले सारे काम कर चुके हैं। दूसरी बात यहां जो लिखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे इस पॉइंट को भी। जिब्रेलिन्स मोस्ट ऑफन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल वर्क्स, ये वाला हो गया एक्सपेरिमेंटल वर्क, स्पेशली दोज ऑफ डाइकोट्स। क्या है? जिब्रेलिन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, आप देखिए कहां से जिब्रेलिन आइसोलेट करेगा, आइसोलेटेड फ्रॉम इमेच्योर सीड्स, स्पेशली दोज ऑफ डाइकोट, डाइकोट से, ठीक है। रूट और शूट टिप पे, यंग लीफ पे और फंजाई पे। अब पकड़िए पॉइंट, जिब्रेलिन्स probably also occur in algae, mosses, fern, algae, moss और fern में भी आपको जिब्रेलिन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पकड़ी बात आपने? ये एल्गी, मॉस और फर्न में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? जिब्रेलिन देखने को मिलेगा। ये एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। Acetyl coenzyme A, which is vital in the process of respiration function, is the precursor of the synthesis of gibberellin. ये पकड़िए, precursor कौन है? Acetyl coenzyme A है जो इसका precursor है, ठीक है। yes, sir. तो अब मूवमेंट की बात कर लो। ये कहाँ मूव करेगा? थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे कि ऑक्सीजन की तरह। ये ऑक्सीजन की तरह तो करता है, लेकिन अनलाइक द ऑक्सीजन द मूवमेंट इज नॉन पोलर। वहां क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, कहीं भी आ सकता है। हाँ, तो ये नॉन पोलर है, हर जगह पूरे प्लांट में जाएगा, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर, तेजी से देखेंगे। इलोंगेशन, आपको बताया था इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा ये। yes, sir. ये इंटरनोड्स में इलोंगेट कर देगा, और इसी की वजह से आपको बताया था शुगर केन में 20 टन पर एकड़ बढ़ाएगा इसके प्रोडक्शन को, है ना। बोल्टिंग समझिए क्या होती है? बोल्टिंग क्या होती है? हेन वेन, ये पकड़िएगा, हेन वेन हाइओसमस नाइजर, ठीक है। ये क्या होता है वैसे? हेन वेन एक वो है, लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, ठीक है। हेन वेन सजावटी, हाँ सजावटी। नॉर्मली रिक्वायर्स अ कोल्ड ट्रीटमेंट, इसमें क्या चाहिए? कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए, फॉलोड बाय लॉन्ग डे इन ऑर्डर टू फ्लावर। क्या होता है कि कम समय में अगर फ्लावरिंग चाहिए तो इसे कोल्ड ट्रीटमेंट, चिल ट्रीटमेंट इसे कहते हैं, तो वही कहलाती बोल्ट। हाउएवर इट हैज फाउंड दैट प्लांट, अगर हम इसको जो है जिब्रेलिन से ट्रीट करते हैं तो ये काम नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही फ्लावरिंग आ जाएगी। तो ये इसे कहते हैं बोल्टिंग, समझ में आई? ओके। प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ लेट्यूस, अच्छा हाँ, यहीं पे ही अभी एक पॉइंट आने वाला है, ये इसके ऊपर अभी हम दिखाएंगे, जो हमने कल बताया था, अभी हम दिखाएंगे। प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ लेट्यूस सीड, लेट्यूस सीड जो होता है इन डार्क हैज बीन फाउंड इफ सीड्स आर ट्रीटेड विद जिब्रेलिन, ठीक है। तो जिब्रेलिन, नॉर्मली सीड्स रिक्वायर लाइट, ज्यादातर लाइट चाहिए होती है, लेकिन ये डार्क में भी, मतलब शॉर्ट डे कंडीशन में भी कर जाएंगे। अभी हम शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इतना समझिए। ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, इसके लिए हम आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम दिखाएंगे आपको ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का।
सर बता भी दीजिए एक बार डोरमेंसी से रिलेटेड। हाँ, डोरमेंसी अभी बता रहे, बस 1 मिनट रुकिए, आपको एक डायग्राम दिखाने वाले हैं। ठीक है, बार्ले सीड है, उसका एक डायग्राम है, ये आपको दिखाने वाले हैं, बस इसको थोड़ा समझिएगा। डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि आपने कहा सुसुप्तावस्था, सोया हुआ है, सोया हुआ। आपने क्या कहा, मटर लेके आए या चने लेके आए, चने बेसिकली ज्यादा अच्छा एग्जांपल रहेगा। आप चने लेके आए, अपने घर में रखे, डिब्बे के अंदर रखे हुए हैं, वो मरे हुए हैं ऐसा लग रहा है तुम्हें, लेकिन जैसे ही उसमें पानी में आप डालते हैं वो उसमें से सीडलिंग निकलने लगती है, स्प्राउट आने लगता है ना, स्प्राउट हो जाता है, सीडलिंग आ जाती है, फिर उसी अगर बो दोगे तो नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये जो बीज हैं अभी पड़े हुए हैं, जिन्हें आप लग रहा है कि वो मर गए हैं, लेकिन वो सो रहे हैं, जैसे ही उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में मिलेगी, वो फिर से भाग जाएंगे, जर्मिनेट कर जाते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड है, जितनी देर वो सो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। अब उसको ब्रेक करने के लिए करते क्या है, ये जिब्रेलिन साहब है। देखिए आपको एक मोनोकॉट सीड दिखाया गया है बार्ले का, ठीक है, ये बार्ले है, आपको मोनोकॉट सीड दिखाया गया है, ये जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन साहब क्या करते हैं, ये आपको पता है, ये एल्यूरॉन लेयर होती है, ये एंडोस्पर्म है, जिसके अंदर पूरा भरा होगा आपका कौन, स्टार्च स्टोर रहेगा। जिब्रेलिन साहब जो है वो इस तरफ से घुसते हैं अंदर और ये बनाते हैं प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीन को हटा देगा ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, ये एमाइलेज को, बीटा एमाइलेज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये इनएक्टिव को। जब ये एक्टिव, और इधर अल्फा एमाइलेज को एक्टिव कर देगा। एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को तोड़ना, ग्लूकोज में ये तोड़ देता है। और ये ग्लूकोज कहां पहुंच जाएगा, अब कोलियोटाइप कोलियोराइजा के नीचे क्या है आपका, प्लीम्यूल और रेडिकल। जब प्लीम्यूल को ये ग्लूकोज मिलेगा तो प्लीम्यूल क्या करता है, ये आगे बढ़ेगा और स्टेम का फॉर्मेशन करेगा। रेडिकल क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और रूट का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि अभी जो सीड सोया हुआ था वो अब जाग गया है, रूट और स्टेम बनने लगे हैं। इसे क्या कहेंगे, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। और उस डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला कौन है, जिब्रेलिक एसिड। समझ में आई बात या नहीं, बोलो। ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लेना, इसको कतई भी दिमाग से जाना नहीं चाहिए ये डायग्राम, ठीक, कि जिब्रेलिन किस तरीके से एक्ट कर रहा है। जैसे ये अल्फा एमाइलेज और अल्फा बीटा एमाइलेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। वो ये पूछ सकता है कि स्टार्च को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, तो एमाइलेज करता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो आगे भी लिखा, आपने 10th क्लास में पढ़ा ही हुआ है यार, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए वापस आते हैं और देखते हैं कहां पे थे हम लोग। तो ऑक्सिन जिब्रेलिन की बात चल रही थी। जिब्रेलिन में हमने ब्रेकिंग द डोरमेंसी की बात करी थी कि डोरमेंसी को ये ब्रेक करेगा, ठीक है। आइए देखें कहां तक पढ़ लिया था, फोल्ड थाइलिन हो गया ये, और ये आपका आ गया जिब्रेलिन, ठीक है। डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, ये आ गया ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, जिब्रेलिन हैज बीन रिपोर्टेड। ये अभी तक तो बात हो गई, पोटैटो ट्यूबर के एनसीईआरटी की लाइन ही है, ठीक। अब आता है सेक्स एक्सप्रेशन। जैसे कि आपको बताया हमने कि वहां फीमेल फ्लावर को कर रहा था ऑक्सिन, ये क्या कर रहा है, ये मेलनेस कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेलनेस इन प्लांट्स, ठीक है। पार्थेनोकार्पी की बात कर ली थी, पार्थेनोकार्पी ये भी करेगा। सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज और बीटा प्रोटीएज, ले भैया आ गया सीरियल्स में। अभी हमने बात करी जो अल्फा एमाइलेज बीटा प्रोटीएज, हो गया, कोई दिक्कत। चल आते हैं साइटोकाइनिन के ऊपर। अपोजिट ऑफ ऑक्सिन। साइटोकाइनिन जो होते हैं भाई साहब, सेल डिवीजन कराएंगे। मिलर, स्कूग और मिलर साहब ने इसको निकाला था, आपको बताया भी था। और काइनेटिन सब्सटेंस था, आपको ये भी बताया था कि काइनेटिन नाम भी है, जियाटिन नाम भी आया था, ठीक है। तो ये सारे नाम इसके हम लोगों ने पढ़े थे, जियाटिन नाम आया है, ठीक है। ये सारे हम लोग कर चुके हैं, उसमें वो करके डालते हैं। हाँ, जितनी भी इसकी हिस्ट्री थी ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं मूवमेंट की। साइटोकाइनिन मूव करते हैं थ्रू द प्लांट्स वाया जाइलम एंड फ्लोएम एंड पैरेन्काइमल सेल्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला काम होता है सेल डिवीजन। G2 फेज में साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन कराएंगे, प्रोग्रेशन फ्रॉम द G2 फेज टू द माइटोटिक फेज। साइटोकाइनिन प्रमोट्स द सेल डिवीजन बाय स्पीडिंग अप द प्रोग्रेशन, स्पीड अप कर देंगे, G2 से माइटोटिक फेज की तरफ चले जाएंगे। आपको पता है सेल डिवीजन की फेज होती हैं, ठीक है। यहाँ G1 S और G2 और फिर ये M फेज आती है माइटोटिक फेज, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस आ जाती है। और उसके बाद 2 सेल बन जाती हैं,
तो ये काम G2 से और इसकी तरफ बढ़ने का काम जो है ये कौन करा रहा है? साइटो, यानी डिवीजन की फेज में ये डाल देगा साइटोकाइनेज। ठीक है, यानी ये सब मूवमेंट तेज करवा देता है। हाँ ये काम जल्दी जल्दी करा देगा। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट करना, ठीक है। बिसाइड द इफेक्टिव ऑफ सेल डिवीजन साइटोकाइनेज कंट्रोलिंग द इनिशिएशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, प्लांट ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गन का बनाना, ठीक है। इन टिश्यू कल्चर अलग अलग तरीके से टिश्यू कल्चर में ये रेशियो हमने आपको बताया था। लो ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो क्या प्रमोट करता है? स्टेम। हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो क्या करता है? रूट का फॉर्मेशन कराता है टिश्यू कल्चर में, कल बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। ये भी डोमिनेंसी ऑफ सीड को करेगा, लेकिन मेन काम जो है वो जिब्रेलिन ही करेगा। एपिकल डोमिनेंस का अगेंस्ट में ये काम करेगा, आपको बताया था। ये लेटरल बर्ड्स को बढ़ाएगा, एपिकल बर्ड्स को सप्रेस करेगा, ठीक है। डिले ऑफ सेलिसेंस, सेलिसेंस का डिले कर देगा, यानी कि जो बीमारी जो आ रही है, यानी कि लीफ जो अभी बूढ़ी हो रही है तो बुढ़ापे को कम कर देगा, मिनरल्स को ज्यादा उधर भेजेगा तो लीफ देर से गिरेगी। राइज हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कर देगा ये, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है। सेक्स एस्पिरेशन की बात करें तो ये फीमेलनेस को बढ़ाएगा। ये किसको बढ़ाएगा? फीमेलनेस को, फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी, ये पार्थेनोकार्पी भी कराएगा कुछ बहुत सारे प्लांट्स में, लेकिन जो मेन हमने आपको बताया पार्थेनोकार्पी के लिए उन्हीं को याद रखिएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ इमैच्योर प्लास्टिड इनटू फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट। ये इमैच्योर प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कर देगा। आपको बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिड जब पढ़े थे हम लोगों ने तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये 3 तरीके के होते हैं, और बीच में यहाँ पे इमैच्योर प्लास्टिड होता है। ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये आगे ये भी कन्वर्ट हो सकता है, ये भी कन्वर्ट हो सकता है। इसको करवाने का काम याद रखिए, इमैच्योर वाले को डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? साइटोकाइनिन। समझ में आ गई बात या नहीं? सेल चैप्टर को रिलेट कर दिया गया है, देख लीजिए आप, आपकी कोई भी चीज अलग नहीं है, सब एक ही में जुड़ा हुआ चल रहा है। आते हैं इनहिबिटर्स के ऊपर। प्राथमिक इनहिबिटर में 2 नाम आएंगे, कौन कौन? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये आपका जो एब्सिसिक एसिड है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे एब्सिसिक एसिड के रोल के ऊपर आते हैं सीधा, कोई चर्चा यहाँ पे आपको पता ही है कि एब्सेशन जो लेयर है एब्सेशन कराएगा और ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आते हैं सीधे इसके रोल के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये लीव्स ऑफ फ्लावर का एब्सेशन कराएगा, डोर्मेंसी को बढ़ाएगा, सेनेसेंस को बढ़ाएगा, फ्लावरिंग को कम करेगा, डिले फ्लावरिंग ऑफ लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट की फ्लावरिंग को डिले करेगा। अब ये लॉन्ग डे प्लांट क्या है, शॉर्ट डे प्लांट क्या है, इसी के ऊपर हमारी आज की चर्चा लंबी होने वाली है। ट्यूबराइजेशन ऑफ प्लांट, पोटैटो के ट्यूबर्स को वो क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, उसके डोर्मेंसी को ये बढ़ाएगा। सेल डिवीजन या इलॉन्गेशन को क्या करेगा, ये डिले कराएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज, उसको कम करेगा, यानी सी डोर्मेंसी को बढ़ाएगा। जिब्रेलिन क्या कर रहा था, सी डोर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था, ये सी डोर्मेंसी को बढ़ाएगा। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन को कम कर देगा। आपकी जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर होते हैं छोटे छोटे छेद, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं ये उनको क्लोज करा देगा। एब्सिसिक एसिड क्या कराता है, स्टोमेटा को क्लोज कराता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन कराता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इथाइलिन। अच्छा, दूसरा स्ट्रेस की कंडीशन में ये काम होगा तो इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहेंगे, ठीक है। इथाइलिन जिसे हम वोलेटाइल हार्मोन भी कहेंगे, बर्ग साहब थे मिथ्योनिन। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एमिनो एसिड मिथ्योनिन, मिथ्योनिन से ये प्रोड्यूस होगा, ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ठीक। ट्रिपल रिस्पॉन्स करेगा ये। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है, इनहिबिट इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, कॉज स्वेलिंग ऑफ नोड्स और नलिफाइज जियोट्रोपिज्म। वो जियोट्रोपिज्म को बढ़ा रहा था, ये जियोट्रोपिज्म को नलिफाई कर देगा। फ्लावरिंग की बात करी जाए तो इथाइलिन रिवर्ट फ्लावरिंग मोस्ट ऑफ द प्लांट बट इंक्रीज फ्लावरिंग पाइनएप्पल, जैसे ऑक्सिन की तरह। सेक्स मॉडिफिकेशन की बात करो तो ये भी फीमेल इंक्रीज कराएगा, ठीक है, लेकिन कुछ में मेलनेस को कम भी कराएगा। एब्सेशन की बात करी जाए तो इथाइलिन जो है फास्टर हो जाएगा एब्सेशन किसका, लीव्स ऑफ फ्लावर का। राइपनिंग ऑफ फ्रूट तो आपको पता ही है। क्लाइमेक्टिक फ्रूट हमने आपको बताया था, ग्रेप क्लाइमेक्टिक फ्रूट्स देखिए बता दिया है, जिनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, जिन फ्रूट्स में उन्हें क्लाइमेक्टिक फ्रूट कहते हैं। ये देखिए पूरी क्लाइमेक्टिक की बात है। इथेफोन, भाई पकड़िए इसको, इथेफोन कल भी बात हुई थी शायद। इथेफोन क्या है, 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड,
वो लिक्विड ग्लूकोज जो ये ठीक है? ड्राइव करने को हाँ, करते वहाँ हैं। एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं लिखा है क्या है पूरा, तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इथेफोन के बारे में। इथेफोन क्या है? 2-क्लोरो-इथाइल फॉस्फोनिक एसिड है ये, ठीक, लिख लीजिएगा इथेफोन क्या है, ठीक। उसका यूज कर लेते हैं फलों को पकाने के लिए। आगे आते हैं, यहाँ कंपाइल कर दिए हैं इनके फंक्शंस, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इनके फंक्शंस को कंपाइल करके इन्होंने दिया हुआ है। जैसे ऑक्सिन की साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, ये एपिकल, मेरिस्टेम और बर्ड्स वगैरह में बनेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सेल में जाएगा, पोलर मूवमेंट है। और मेजर फंक्शन क्या है इसके, मेजर फंक्शन ये यहाँ दिए हुए हैं, प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल ग्रोथ, वैस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन, ये सारे। इसके बाद जिब्रेलिन की बात करी जा रही है, तो कहाँ पे बन रहा है, रूट और इसके टिप पे बन रहा है, जाइलम फ्लोएम में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, नॉन पोलर है यानी हर जगह जाएगा, और ये प्रमोट करेगा ये सारी चीजें। हार्मोन साइटोकाइनिन की बात करी जाए तो ये सिंथेसाइज हो रहा है एडेनिन से, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट होगा इन चीजों से, और मेजर इफेक्ट इनके ये है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक एक चीजें, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो हो सकता है आपकी जिंदगी में आसानी और आ जाए, इतने से ही काम हो जाए सीधा सीधा, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का काम फ्लोएम नॉन पोलर ये कहां से होता है, ठीक है, इथाइलिन के बारे में। तो आप चाहिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके निकाल लीजिएगा इसको, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, इथाइलिन एजिंग करा रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू चलेगा, फ्रूट राइपनिंग और ये सारे कॉज कराएगा। आगे आते हैं, देखिए अब मेजर चीजों के ऊपर आते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। गार्नर और एलार्ड साहब ने ये वर्ड यूज किया था, फोटो पीरियोडिज्म। देखिए होता क्या है कि प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए लाइट की एक निश्चित समय अवधि चाहिए, यानी कि एक निश्चित टाइम तक लाइट आना चाहिए, किसी पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो लाइट उसको मिलेगी, तभी वो फ्लावरिंग करा पाएगा। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन लाइट की कंडीशन में फ्लावरिंग कराएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो उससे ज्यादा लाइट कंडीशन में, यानी कि आपने देखा होगा, इसीलिए गर्मी की फसल अलग होती है, जाड़ों की फसल अब अलग होती है। जैसे अभी आप लोगों ने हमसे पूछा कि गाजर कब आए, तो गाजर ठंड में आ रही है, गाजर आपको गर्मी में नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन अब आप जेनेटिक्स के थ्रू उसको बढ़ा सकते हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल गाजर की जो बात करिए आपने, जो नॉर्मली आ रही है वो ठंड में आ रही है। इसका मतलब क्या है, उसे कम लाइट की कम टेम्परेचर और कम लाइट की रिक्वायरमेंट है, वो उतने में फ्लावरिंग कर देगी और सारा काम कर देगी। जबकि आप कहें जो गर्मी में आ रही है चीजें, उन्हें क्या है, उन्हें ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े हो रहे हैं, ठंड में दिन छोटे हो रहे हैं, तो डे लेंथ के हिसाब से, यानी कि उस डे लेंथ यानी लाइट की लेंथ के हिसाब से उनमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसी कंडीशन क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, यही उसका फोटो पीरियड। ठंड के फ्लावर, ठंड के फ्रूट ठंड में, हाँ, ठंड वाले अलग और गर्मी वाले अलग, इसीलिए मौसमी फल और सब्जियां आती हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए फोटो पीरियोडिज्म क्या है, यहां से इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। फोटो पीरियोडिज्म इज अ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ लाइट एंड डार्क कंडीशन, रिलेटिव कंडीशन है, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म इन्फ्लुएंस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट such as leaf fall, dormancy, tuber development, but its major effect is the control of flowering। हमने आपको क्या बताया, फ्लावरिंग को कंट्रोल करेगा, मेजर इफेक्ट तो यही है कि ये फ्लावरिंग को कंट्रोल करेगा। अब इसी टाइम पीरियड के, क्योंकि आपको बताया ना लाइट के जो पीरियड है उसी के बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया दो पार्ट में। देखिए थोड़ा सा इसको समझेंगे, और समझने का तरीका आपको हम पहले एक बेसिक सी चीज से समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई प्लांट है, उस प्लांट में क्या हो रहा है कि 14 घंटे तक उसे लाइट दो, वो फ्लावरिंग करेगा। 14 घंटे के नीचे लाइट दो, नहीं करेगा, वो फ्लावरिंग कर रहा है। अच्छा। लेकिन 14 घंटे से ऊपर अगर उसको लाइट मिल गई, फ्लावरिंग नहीं करेगा। दूसरा प्लांट यहीं पे है जिसे 14 घंटे लाइट दो, जब भी फ्लावरिंग करेगा। 14 घंटे के नीचे करोगे नहीं करेगा, 14 घंटे के ऊपर करोगे करेगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ 14 आवर्स, ठीक है। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको 14 घंटे से ऊपर लाइट चाहिए। हम एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, ये नहीं कि 14 ही घंटे आप पकड़ो, कुछ को 14 घंटे से ऊपर लाइट चाहिए, कुछ को 14 घंटे से नीचे लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। तो वो प्लांट जिनमें 14 घंटे से ऊपर लाइट चाहिए, यानी उनका दिन बड़ा होना चाहिए, हाँ गर्मी होना चाहिए, तभी तो होगा गर्मी के दिनों में, यानी दिन बड़ा, इन्हें क्या देंगे, लॉन्ग डे प्लांट। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर,
ऐसे प्लांट्स जिनको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा टाइम तक लाइट की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, या इन्हें हम दूसरे नाम से शॉर्ट नाइट प्लांट भी तो कह सकते हैं। बोलो भाई, डार्क कंडीशन इन्हें कम चाहिए, बोलो। और ये वाले जो होंगे इन्हें क्या कहते हैं? लॉन्ग नाइट प्लांट, लो शॉर्ट डे प्लांट। ये लॉन्ग डे प्लांट थे, ये शॉर्ट डे प्लांट हो गए, और लॉन्ग नाइट प्लांट हो गए, और लॉन्ग नाइट प्लांट हो गए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अब जरा पकड़िएगा बात को। ये जो टाइम पीरियड था जिसके ऊपर और नीचे की बात हो रही थी, इसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड, बोलो। तो क्रिटिकल पीरियड क्या है? क्रिटिकल पीरियड वो पीरियड है, आप देखिए दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन आएगी। क्रिटिकल पीरियड की दो प्लांट्स की अलग अलग डेफिनेशन आएगी। लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल पीरियड वो पीरियड है जिसके ऊपर जिस पे या उसके ऊपर लाइट चाहिए होगी तभी फ्लावरिंग होगी। और शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या है? जिस पे या उसके नीचे लाइट चाहिए होगी तभी वो फ्लावरिंग करेगा, वो क्रिटिकल पीरियड कहलाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? गार्नर और एलार्ड साहब थे, उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था फोटो पीरियडिज्म का। गार्नर और एलार्ड वाज द फर्स्ट यूज टर्म फोटो पीरियडिज्म। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चल अब हम लोग आते हैं सीधा, हमें ये पता चल गया लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं। यहां पे आइए, सीधा सीधा पढ़ते हैं डेफिनेशन। हमने क्या कहा? शॉर्ट डे प्लांट, सच प्लांट्स फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर देन द क्रिटिकल पीरियड। बोलो शॉर्ट डे प्लांट क्या है? जब डे लेंथ जो है वो क्रिटिकल पीरियड से कम होगी। अंडर फोटो पीरियड्स लॉन्गर देन क्रिटिकल पॉइंट दीज प्लांट्स विल नॉट फ्लावर। अगर क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा दे दिया वो लाइट कंडीशन तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। जैसे जेंथियम, कुछ एक पॉइंट हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं। निक्टोनिया, टोबैकम, टोबैको के ऊपर तो बहुत, इसी के ऊपर तो सारा काम ही हुआ था, गार्नर और एलार्ड ने किया है। ठीक है, कैलेंचोए इसके ऊपर भी, ठीक, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, तो ये आपके 3-4 जो प्लांट है इनके नाम याद कर लीजिएगा। ये कौन से हो गए? शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे वो हो गए जिसमें क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा टाइम तक क्या चाहिए है? लाइट चाहिए। ठीक, वो फ्लावरिंग करने के लिए। जैसे आपका आ गया हेनबेन, ये हेनबेन ही है, हायोसाइमस नाइजर। ठीक है, क्या है? हेनबेन, हिंदी में इसे हेनबेन कहते हैं। ठीक है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। बीटा वल्गेरिस नाम सुना होगा, बीट रूट, बीटा वल्गेरिस। ठीक है, ओके। स्पाइनच, स्पिनिश, ये आपको पता ही है। तो ये क्या हो गए? ये आपके हो गए लॉन्ग डे प्लांट। जब ये सब उसमें आते हैं, ये आपके गर्मियों में आएंगे। कुछ होते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बीट रूट ठंड में मिलती है, अच्छा गर्मी में बनती है, उसमें मिलती है। कुछ होते हैं उनमें फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ। उन्हें कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तुम लाइट कितनी डालो वो तुम्हें फ्लावरिंग करा के ही मानेंगे। तुम लाइट चाहे ज्यादा दो चाहे कम दो, वो उन्हें कहते हैं डे न्यूट्रल। जैसे जियामेज, ठीक है, लाइकोपर्सिकॉम एस्कुलेंटम, वही तुम्हारी ओकरा, टोमेटो, सॉरी टोमेटो, मिराबिलिस, ओरोक्लाक। तो ये सारे प्लांट हो गए। इंटरमीडिएट प्लांट्स जो इनके बीच में रहेंगे छोड़ दो उनको, सिर्फ 3 हमें याद करना है, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल। ठीक, 3 ही तरीके के समय याद करना है, एनसीईआरटी के बेस पे ही चलेंगे, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। अब क्रिटिकल पीरियड हम आपको बता चुके। क्रिटिकल पीरियड क्या है? क्रिटिकल पीरियड अभी हमने आपको बताया, द क्रिटिकल डे लेंथ फॉर जेंथियम, जो कि क्या है? एक शॉर्ट डे प्लांट है। पकड़ के चलना, जेंथियम कितनी होती है? 15 घंटे की। जेंथियम की कितनी है? 15.5। जबकि हेनबेन की कितनी है? 11। और दोनों के दोनों 14 घंटे में हो जाते हैं, फ्लावरिंग कर देंगे। यानी कि 14 घंटा क्या हो गया उनके लिए? क्रिटिकल पीरियड। तो समझिए, 14 घंटे के नीचे चाहिए, यानी 11 घंटे की जिसकी लेंथ होगी, 11 घंटे की, वो कौन सा हो गया? लॉन्ग डे। और जो 15.5 घंटे की होगी, मतलब वो 14 की,
और शॉर्ट डे हो जाएगा। क्रिटिकल लेंथ ऑफ ज़ैंथियम इज 15.5। 15.5 क्रिटिकल लेंथ है। क्रिटिकल लेंथ समझ लो, यानी Yes, इससे नीचे नीचे चाहिए। हाँ। 15.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, Yes, sir। और इसमें 11 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही बात है। यहाँ कुछ इन्होंने बातें करी हैं शॉर्ट डे लॉन्ग डे के एग्जांपल्स के थ्रू बता दिए हैं। अगर आप चाहिए याद करिएगा, मतलब नहीं है वैसे ज्यादा। फोटो नहीं रिएक्शन एंड फ्लावर फॉर्मेशन, ये तो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो फोटो पीरियोडिज्म था जो हमने आपको बता दिया अभी। अब हम लोग आ रहे हैं इसी में एक बढ़िया कंडीशन मैकेनिज्म ऑफ फोटो। ये सब देखिए, शॉर्ट डे प्लांट फोटो पीरियड्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट को अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम इनको छोड़ते हुए सीधा आते हैं रिजल्ट के ऊपर, मुद्दों पे बात करते हैं। मुद्दा जो है हमारा वो ये है, फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट आया। फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट समझिए, ये बड़ा मुद्दा है। जो जो मेन पॉइंट है हम बस उन्हीं पे फोकस कर ये रहे क्या हैं। है? प्लांट जिधर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ उधर ऑक्सीजन हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन होगा, लेकिन थोड़ा सा एक मिनट समझिए। देखिए क्या करा है इन्होंने प्लांट का आधा पार्ट लिया और उसको शॉर्ट डे लेंथ में रखा, और आधा पार्ट लिया उसे लॉन्ग डे लेंथ में रखा है। ठीक है, देखिए एसडी शॉर्ट डे, बाकी को पूरा लॉन्ग डे कर दिया। तो यहां क्या कर रहा है, फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट जो था, चालकयान एक साइंटिस्ट थे इंडिया। हाँ, उन्होंने एक बड़ा काम किया। उन्होंने क्या करा कि एक प्लांट लिया, इस प्लांट के अंदर पूरे प्लांट की सारी पत्तियां तोड़ दी, सिर्फ एक पत्ती को छोड़ दिया। एक पत्ती को छोड़ा बस, बाकी सब सारी तोड़ दी। और इस पत्ती को और इस पार्ट को अलग अलग कंडीशंस दी। अच्छा। इसको मान लो शॉर्ट डे कंडीशन दे दी, यस सर। और इसको लॉन्ग डे कंडीशन दे दी। ये जैसा भी प्लांट था, शॉर्ट डे प्लांट था, ये आर्टिफिशियल मीडियम ये में करा होगा। हाँ, तो फिलहाल क्या हुआ, हाँ आर्टिफिशियली तो ये कंडीशन देंगे। तो क्या हुआ, अगर इस पत्ती के ऊपर लाइट पड़ी, यस सर, तो इसमें भी फ्लावरिंग हुई। ये बात आई। फिर इसका रिवर्स कर दिया, तब भी पत्ती पे अगर लाइट पड़ी है तो इस पे फ्लावरिंग आई। यानी कि ये एक पत्ती, और अगर पत्ती को हटा दिया जाए, उस पे लाइट न डाल के इस बिना पत्ती वाले के ऊपर लाइट डाली जाए, तो फ्लावरिंग नहीं होती। समझिए बात को। तो इसका मतलब क्या है कि पत्ती के अंदर कोई एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा है लाइट के पड़ने से जो फ्लावरिंग करा रहा है। और वही, हाँ, वो पूरे में फैला दिया उसने। इस कॉन्सेप्ट को कहा, यही है वो चीज फ्लोरिजन। वही केमिकल का नाम क्या है, फ्लोरिजन। ये किसने दिया था, चाणक्य ने दिया था। बस आपको पॉइंट पकड़ना था, कॉन्सेप्ट समझ लिया है आपने। ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, डिटेल रखी हुई है, अपना पढ़ना चाहिए, पढ़िए, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, ज्यादा डिटेल में हम जाते नहीं। तो ये फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बता दी थी आगे उन्होंने कि फ्लोरिजन कॉम्प्लेक्स जो है वो दो चीजों से, दो तरीके के हो सकते हैं, जिब्रेलिन्स हो सकते हैं, एंथोसिन्स हो सकते हैं। उसके ऊपर भी हम कोई बात नहीं करने वाले। देखिए लॉन्ग डे और शॉर्ट डे की बात इन्होंने करी है, खत्म कर। एक कॉन्सेप्ट आखिरी जो आ रहा है वो आ रहा है फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट। बोर्डविक और हेंड्रिक, ये साइंटिस्ट ये तो वो आ गया फोटो सिस्टम। अरे नहीं भाई, फाइटोक्रोम। इन्होंने क्या कहा कि जो तुम्हारा फ्लावरिंग है उसके लिए कौन चाहिए, फाइटोक्रोम चाहिए। ये एक बड़ी चीज थी। क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनका एक्सपेरिमेंट और भी बढ़िया था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक प्लांट लिया, एक अल्प प्रकाशीय पौधा लिया, अल्प प्रकाशीय यानी शॉर्ट डे प्लांट लिया, और इस शॉर्ट डे प्लांट को मस्त अंधेरे में जब था, रात में इसके ऊपर रेड लाइट डाल दी। जैसे रेड लाइट डाली तो क्या हुआ, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट यानी लॉन्ग नाइट प्लांट, इसकी नाइट को हमने इंटरप्ट कर, रात में इसके ऊपर हमने टॉर्च से रेड लाइट डाल दी। अच्छा ठीक है, हाँ। इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, ये गुस्सा कर गया। हाँ। रेड लाइट के बाद में हमने फिर से फार रेड डाल दी, हाँ। फ्लावरिंग हो गई, हो गई। हाँ। इसका मतलब ये रेड और फार रेड जो है ना लाइट, हाँ। ये इस शॉर्ट डे प्लांट के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर कर रही है। जब ये सो रहा था, यानी रात की कंडीशन थी,
रात में हमने इसकी लाइटनिंग को इंटरप्ट किया शॉर्ट डे और लॉन्ग डे से। क्या करा हमने उसमें रेड लाइट डाली और फार रेड लाइट डाली। समझ में आ रही बात या नहीं? शॉर्ट डे प्लांट था, रात में हमने क्या करा, हमने उसके ऊपर टॉर्च मार दी, रेड लाइट डाल दी, तो फ्लावरिंग नहीं हुई। लेकिन जब रेड लाइट के तुरंत बाद हमने फार रेड डाली तो फ्लावरिंग हो गई। फिर मजा आने लगा, फिर भाई को मजा आने लगा। रेड फार रेड, 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 रेड फार रेड। तो आखिर में अब क्वेश्चन तुमसे ऐसा ही बना, एक क्वेश्चन आया है इसका नीट में, क्वेश्चन आ चुका है, मतलब PYQ है, बहुत पुराने लेवल पे आया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आया है कि अगर ये इंटरप्शन करते रहें तो बताइए क्या होगा। लास्ट में अगर फार रेड डाली जा रही है तो, और लास्ट में अगर रेड लाइट डाली जा रही है तो लास्ट वाली लाइट के ऊपर ही डिपेंड करेगा सारा खेल। अगर रेड लाइट डाल रहे हैं तो फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर फार रेड डाल रहे हैं तो वो इसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। यानी कि यहां पे बाद में इन्होंने दिमाग लगाया और कंपाइल किया कि हाँ प्लांट के अंदर कोई तो ऐसा केमिकल होगा जो रेड और फार रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई तो। उसे क्या कह दिया? फाइटोक्रोम कह दिया, बोल्डविक और हेनरिक ने। ठीक है, वो फाइटोक्रोम दो तरीके से, PR और PFR। PR के बारे में सुन लीजिए। PR की जो कंडीशन है वो स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग को शॉर्ट डे कंडीशन में और इनहिबिट करता है फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स में। यानी शॉर्ट डे प्लांट्स में तो ये फ्लावरिंग को करा देगा, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में ये फ्लावरिंग को रोक देगा। जबकि PFR ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है फ्लावरिंग शॉर्ट डे में, जबकि स्टिमुलेट करेगा फ्लावरिंग लॉन्ग डे पे। तो जब ये प्लांट्स जो है, अभी आपको बताया कि PR का काम क्या हो गया, ये PR जो है ये फ्लावरिंग करा दे रहा है किसमें? शॉर्ट डे प्लांट्स पे। तो अब इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, कौन सी? रेड लाइट। जब इसके ऊपर रेड लाइट पड़ी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये PFR में कन्वर्ट हो गया, और PFR तो अब इनहिबिट कर देगा। इसीलिए यहां जब रेड लाइट डाल रहे थे तो वो इनहिबिट कर दे रहा था शॉर्ट डे प्लांट्स को। अब लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे तो है ही नहीं, तो शॉर्ट डे प्लांट था। समझ में आ गई बात या नहीं? कंडीशन बदल सकते हैं, यहाँ लॉन्ग डे को कर सकते हैं, फिर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? और ये जो PFR है, ये रात में अगर डार्क पीरियड चल रहा है, पूरी डार्क कंडीशन मिल गई है, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? PR में। या अगर इसके ऊपर एक्सपोज कर दो फिर से फार रेड से, तो फिर ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा PR में। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके से लाइटनिंग करता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है PR और PFR। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में हर एक चीज समझा दी है। अब आपके ऊपर है कि PR क्यों है रेड लाइट को, रेड लाइट 660 और PFR फार रेड 730 नैनोमीटर को, माइक्रोमीटर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट हो गया। यहां देखिए PR PFR देखिए डाल रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। ज़ेंथियम ये शॉर्ट डे प्लांट है। अब इसमें क्या होगा आगे? तो अगर ये PFR लास्ट में करा है तो फ्लावरिंग होगी, रेड कर दिया है तो फ्लावरिंग नहीं होगी, फिर ये उसमें होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी, इसमें नहीं होगी। क्लियर? यस सर। ये चीजें हो गई हमारी। अब एक आखिरी चीज आती है, आखिरी चीज जो है वो बसंतीकरण है, वर्नलाइजेशन, VERNALIZATION, वर्नलाइजेशन, बसंतीकरण। बसंतीकरण वसंत पंचमी क्यों कहते हैं? नहीं, ठीक है। देखिए साहब, होता क्या है बसंतीकरण? जल अवशोषण देखा ये गया कि जो वाटर सोक्ड सीड थे या जो सीडलिंग्स थी, उनको अगर लो ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो जिसके कारण पुष्पन का समय शीघ्रता से रहता है, तो उसमें जो है फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी। चिल ट्रीटमेंट अगर ये, इसे क्या कहते हैं? चिल ट्रीटमेंट। चिल ट्रीटमेंट जैसे का क्या डाल देते हैं? जो तुम्हारे सोक्ड पानी में भीगे हुए सीड्स थे या जो स्प्राउट्स थे, उनको हाँ वो नॉर्मली उसमें फ्लावरिंग देर से होगी, भाई पूरा प्लांट बनेगा फिर उसका फ्लावरिंग होगी। और अगर उसको लो टेम्परेचर पे रखने के बाद फिर उसे जो है हमने बो दिया तो उसमें फ्लावरिंग देखा गया कि जल्दी हो जाती है। इस कंडीशन क्या कहते हैं? बसंतीकरण कहते हैं। और चुआर्ड
ये इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक, बसंतीकरण। ठीक, लाइसेंको ने इसे जो है वो येरोवाइजेशन के नाम से भी पुकारा। लाइसेंको ने इसे क्या करा? येरोवाइजेशन है एक ही चीज। लाइसेंको एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको क्या कह दिया? येरोवाइजेशन। ठीक, YARO। ये किसने कहा है? लाइसेंको। ठीक, SEN, लाइसेंको, लाइसेंको। ठीक, ओके सर। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर हो गए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेस्ट हमारा इसी से रिलेटेड होने वाला है। हैव अ नाइस डे।